नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद हमारा और आपका इस YouTube चैनल के माध्यम से संवाद हो रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं जो बहुत दिनों से अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है और लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियों को लेकर उनको परेशानी देने का कारण बना हुआ है। उस कारण को आज कुछ जानकारियों के माध्यम से समाप्त करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। वो टॉपिक क्या है कि पीईटी क्या है, पेट के बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें कही हैं। समाचार पत्रों में भी दुविधापूर्ण तथ्य दिखाई देते हैं और लोगों के मुंह से भी तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। उन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या तथ्य है, क्या तत्व है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक काम कीजिएगा, जब आप लोग यह वीडियो देख रहे हों तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको लगें कि ये महत्वपूर्ण हैं, इनको नोट करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उसको आप एक पॉकेट डायरी में नोट करते जाएंगे, छोटे से पेज में नोट करते जाएंगे। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं पीईटी एग्ज़ाम के बारे में। पीईटी है क्या? प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक योग्यता परीक्षा। सरकार की मंशा है कि वह एक सामान्य प्रतियोगिता कराए। कौन से सरकार की मान्यता है, कौन सी सरकार की यह सोच है? ये दोनों स्तर पे चल रहा है। दोनों स्तर मतलब राज्य सरकार भी चाह रही है कि हम एक प्री एग्ज़ाम कराएं। सीधी सी बात, पेट माने प्री। जैसे आईएएस पीसीएस में प्री होता है, वैसे ही एक प्री एग्ज़ाम कराने का सरकार सोच रही है। केंद्र सरकार ने भी ये सोच रखा है कि वो भी कराएगी। अपनी केंद्रीय भर्तियों के लिए उसको पेट कराना है। राज्य सरकार अपने राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए पेट का आयोजन कराना चाह रही है। तो पेट में होगा क्या? पेट में क्या होगा? जैसे आप सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्म आएगा, आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म आवेदन आएगा, आवेदन को भरेंगे। आवेदन को भरेंगे तो सबसे पहला जो फेज फर्स्ट है, जिसको टीयर फर्स्ट कहते हैं, वो प्री होने वाला है। अब उस प्री में क्या होगा? जैसे मान लीजिए 1 लाख लोग आवेदन भर रहे हैं और सीट है मान लीजिए 1000। 1 लाख आवेदन है और सीट है 1000। तो अब सरकार क्या करेगी कि लगभग 15 गुना अभ्यर्थी वो चयनित करेगी प्री के माध्यम से। मतलब जैसे 1 लाख लोग हैं, फॉर्म भर दिए, 1000 सीट हैं, 15 गुना कितना हुआ? 15,000। तो वो प्री करा के, टीयर फर्स्ट करा के 15,000 बच्चों को सेलेक्ट करेगी। अब उन 15,000 बच्चों में से उसको 1000 चयनित करना है। तो 1 लाख थे, 1000 सीट का 15 गुना 15,000, तो 15,000 उसने चुन लिए। ये जिस विधि द्वारा, जिस परीक्षा द्वारा चुने जाएंगे, उसका नाम है पेट। अभी तक जो होता था, जो चली आ रही परंपरा है, उसके हिसाब से आप एक बार पेट दिए, टीयर फर्स्ट दिए और टीयर फर्स्ट आपने क्रॉस किया तो टीयर सेकंड में पहुंच गए, और जो नहीं किए, नहीं क्रॉस कर पाए, वो फिर से अगली बार देते थे, वो टीयर फर्स्ट देते थे, फिर टीयर सेकंड, फिर आगे जाते थे इंटरव्यू के लिए, अथवा टीयर थर्ड भी करा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अभी तक क्या था कि टीयर फर्स्ट दिए, जो क्रॉस हो गया वो टीयर सेकंड दिया, टीयर सेकंड में फेल हो गया तो फिर से वो जीरो से शुरू करता था। इस बार सरकार की जो मंशा है वो दूसरे टाइप की है। उसका कहना है कि अगर आपने टीयर फर्स्ट क्वालिफाई कर लिया, टीयर फर्स्ट क्वालिफाई किया, अब आप आ गए टीयर सेकंड में, तो जो फर्स्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, अब उनको दोबारा जब देना होगा तो वह टीयर फर्स्ट नहीं देंगे, अब वो डायरेक्ट टीयर 2 देंगे। ये पेट का जो भूत है, जिन्न, कैसे निकला? असल में केंद्र सरकार ने एक एजेंसी का गठन किया। एक तो उसने बनाया
NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करके कुछ है। तो NTA से क्या करती है वो कॉलेज में जैसे MBBS में दाखिला कराना हुआ या IIT में NITs में दाखिला कराना हुआ, तो वो एक तरीके से एडमिशन टेस्ट हो गया। तो NTA से वो एडमिशन टेस्ट कराती है पढ़ाई के लिए, और जॉब के लिए उसने एक नई एजेंसी का गठन किया, उसका नाम है NRA। NRA का फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो एक तरीके से ये केंद्रीय परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि हम सभी छात्रों को एक एग्ज़ाम कराएंगे। सभी छात्र, कौन कौन से छात्र आएंगे इसमें, कौन कौन से छात्र आएंगे? तो उसने कहा हम 10th पास बच्चों का अलग से एग्ज़ाम कराएंगे, अलग से उसका प्री कराएंगे, 12th पास बच्चों का अलग से कराएंगे, ग्रेजुएशन पास बच्चों का अलग कराएंगे, और टेक्निकल जो बच्चे हैं जैसे बीटेक इस तरीके से उनका हम एग्ज़ाम अलग से कराएंगे। तो इन सब का एग्ज़ाम वो अलग से कराएंगे, मतलब लेवल अलग रहेगा सभी के लिए, लेवल अलग रहेगा। 10th भाई थोड़ा सा कम पढ़ा है तो उसके लिए लेवल थोड़ा हल्का रहेगा, 12th वाले के लिए थोड़ा सा ज़्यादा, ग्रेजुएशन वाले के लिए थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, और टेक्निकल वालों का थोड़ा और ज़्यादा। ऐसा उसका विचार है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि NRA जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो टियर फर्स्ट कराएगी। किसके लिए? कौन कराएगा? केंद्र सरकार। किसके लिए कराएगी? केंद्रीय परीक्षाओं के लिए। कौन कौन सी हैं केंद्रीय परीक्षाएं? जैसे SSC है, SSC पूरे भारत के स्तर पे होती है। रेलवे की जैसे अभी नानटेक आया है, नहीं NTPC, तो रेलवे वाली भी केंद्रीय नौकरी है, SSC वाली है ही। जो IBPS सुना होगा आपने, बैंकिंग का एग्ज़ाम कराती है नहीं, तो IBPS, RRB और SSC, ये जो केंद्रीय भर्तियां हैं, इनमें जो भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए उसने कहा है कि हम पेट कराएंगे टियर फर्स्ट। ये तो केंद्र सरकार की बात हुई। राज्यों ने भी कहा है कि हम जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में देखो लेखपाल कैसी, लेखपाल पूरे भारत का तो होता नहीं है ना, वो केवल स्टेट का होता है। जैसे यूपी लेखपाल केवल यूपी में पोस्टेड होगा, है ना, तो यूपी लेखपाल हो गया, यूपी पुलिस हो गई, UPSI दरोगा, है ना। तो ये जो वीडियो हो गया, ये जो वैकेंसीज़ हैं, जो राज्य स्तरीय वैकेंसीज़ हैं, राज्य ने कहा है कि हम इन वैकेंसीज़ में टियर फर्स्ट कराएंगे, हम प्री कराएंगे। तो केंद्र कह रही हम कराएंगे, राज्य कह रहे हैं हम कराएंगे। कुछ लोग चालाक भी हैं इसमें, कुछ लोग मतलब कुछ राज्य वो सोच रहे हैं कि केंद्र सरकार कराएगी ही, फिर हम कराएंगे, हमारा भी खर्चा लगेगा। तो कुछ राज्यों का कहना है कि ऐसा है कि केंद्र सरकार टियर फर्स्ट कराएगी तो हम टियर फर्स्ट क्यों कराएं, हम टियर फर्स्ट नहीं कराएंगे, हम टियर सेकंड कराएंगे। तो इसमें सबसे पहली बाजी मारी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार भले ही केंद्रीय परीक्षाओं के लिए कराए, भले ही केंद्रीय परीक्षाओं के लिए कराए, लेकिन वो जो टियर फर्स्ट जो प्री कराएगी उसमें जो लोग पास होंगे उनको हम अपने यहाँ प्री पास हुआ मानेंगे। अगर यही बात यूपी में लागू हो जाती तो क्या होता कि जैसे आपने NRA के तहत आवेदन किया गया, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, आपने आवेदन किया, परीक्षा दिया, आप प्री पास हो गए, तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ काम करता। अभी यूपी सरकार ने हरी झंडी नहीं दिखाई है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि वहाँ का जो प्री होगा, केंद्र सरकार ने जो कराया है टियर फर्स्ट प्री का एग्ज़ाम, वो हम लोग मान्य मानेंगे, हम केवल टियर सेकंड कराएंगे। ये तो हो गई प्री के बारे में चर्चा। कुछ खास बातें आपको यहाँ बता दूँ। सबसे पहली बात, कौन लोग भरेंगे? तो मैंने कहा 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास और टेक्निकल वाले, ये 4 कैटेगरी रहेंगी, उनके टियर फर्स्ट होंगे। आएगा क्या क्या, आएगा क्या क्या? तो देखिए, उसने कहा है कि हम बेसिक चीज़ें पूछेंगे प्री में। कौन कौन सी चीज़ें पूछेंगे? उन्होंने कहा है कि हम मैथ पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, GS पूछेंगे। मैथ, रीजनिंग, GS ये प्री का मुख्य हिस्सा रहने वाला है।
कुछ जगह पर ये लोग कह रहे हैं कि हिंदी आएगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि जब तक सरकार अपनी तरफ से एक घोषणा न कर दे, सरकारी घोषणा न हो जाए, तब तक हिंदी की बात करना एक तरीके से अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि सभी राज्य हिंदी भाषी होते नहीं हैं। तो हिंदी होगा कि अंग्रेजी होगा ये कैसे तय होगा। लेकिन ये श्योर मान के चलिए और अपनी तैयारी, आप अपनी तैयारी इस बात से शुरू कर दीजिए कि हमको मैथ पूछेगा, हमको जीएस पूछेगा, हमको रीजनिंग पूछेगा, तो प्री में मैथ, रीजनिंग, जीएस ये 3 भाग हैं, है ना। मैथ, रीजनिंग, जीएस ये 3 चीज़ें आपको पढ़ लेना है। अच्छा हाँ, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी के बाद क्या क्या पूछेगा, है ना, उसका पाठ्यक्रम मैंने बता दिया प्री का। अब आते हैं एक ख़ास बात पे। सरकार ने एक और चीज़ कहा है, मैं शुरू में कह भी रहा था कि टीयर फर्स्ट के बाद अगर आप टीयर सेकंड में पहुंच गए और वहाँ से लौटना पड़ा आपको, तो अब जब लौटेंगे तो टीयर सेकंड में फिर से आएंगे। मतलब टीयर फर्स्ट एक बार क्रॉस हो गए तो वो 3 साल के लिए मान्य होगा। तो जो प्री एग्ज़ाम है, आपने अगर एक बार प्री क्वालिफाई कर लिया तो आप मेंस के लिए, टीयर सेकंड के लिए 3 साल तक वैलिड रहेंगे। और हाँ, आप इसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक परीक्षा है 100 नंबर की और आप पाए नंबर 60 और प्री में सेलेक्ट हो गए, ठीक है, प्री में सेलेक्ट हो गए और आप टीयर सेकंड का एग्ज़ाम देने के योग्य हो गए। अब आप चाह रहे हैं कि ये 60 नंबर मैं इसमें और अच्छा कर सकता था, तब आपकी इच्छा होगी, तब आप बैठिए प्री में, अपना स्कोर बढ़ाइए। जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा, जो भी आपका उच्चतम स्कोर होगा, इन 3 सालों में जो आपका उच्चतम स्कोर होगा वो माना जाएगा। अगली बार 80 पा गए तो 80 माना जाएगा। कोई कहे कि सर हमको मतलब क्यों करना ही है, एक बार दे लिए, क्रॉस हो गए तो सब सही है। नहीं, करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अपने को अपडेट रखना। भाई आप एक बार क्रॉस हो गए तो आप पीछे तो गए नहीं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो 60 से अगर 70 कर सकते, 80 कर सकते, 85 कर सकते, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। तो पेट में कौन लोग बैठ सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। क्या क्या पढ़ना है आपको, मैथ, रीजनिंग, जीएस पढ़ना है, उस पर ध्यान देंगे। और मैं ये बता रहा था कि एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया प्री का एग्ज़ाम तो आप 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे, ठीक है। और इन 3 सालों में आप चाहें तो अपने स्कोर को दुरुस्त कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि कुछ जो परीक्षाएं हैं, जैसे यूपीपी की है तो फिजिकल टेस्ट होता है, तो वो अलग से होगा। अच्छा एक बात और कि टीयर फर्स्ट तो समझ में आ गया, अब आपको मेरे ख्याल से पेट के बारे में, प्री के बारे में कुछ भ्रांति नहीं होनी चाहिए। पेट होगा, निश्चित तौर पर होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। मैथ, रीजनिंग, जीएस उसमें आना ही है। हिंदी, अंग्रेजी के बारे में संशय हो सकता है, आए अथवा न आए, लेकिन मैथ, रीजनिंग, जीएस आएगा और पेट होकर रहेगा। तो अभी तक कुछ लोग रीजनिंग नहीं पढ़ रहे थे, खासकर लेखपाल वाले, चूँकि उनके कोर्स में नहीं था। अब उनको रीजनिंग पढ़ने का समय आ गया है ना। कितनी मेरिट जा सकती है, 100 में 75 का रेशियो मान के चलिएगा, 75% की तैयारी होनी चाहिए। 100 में 75 नंबर पाएंगे तो पेट क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अब आते हैं टीयर सेकंड पे। टीयर सेकंड में क्या पूछा जाएगा सर, प्री क्रॉस कर गए तो मेंस में क्या पूछा जाएगा, ऐसा मन में आता है। तो मेंस जो होगा वो हर परीक्षा के हिसाब से होगा। जैसे लेखपाल का हम कोर्स लगभग चला रहे हैं, लेखपाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं इतने दिनों से, उसी पर मैं अपनी बात अब फोकस करूंगा। तो लेखपाल में जो शुरू का सिलेबस था वो क्या था, हिंदी था ना, हिंदी था, मैथ था, जीके जीएस था और था ग्रामीण परिवेश। तो लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, मतलब पिछली बारी 2015 में, हिंदी आया था, मैथ आया था, जीके जीएस और ग्रामीण परिवेश आया था। तो ये जो 4 विषयों का गुच्छा था ये आएगा टीयर सेकंड में, लेकिन लेखपाल में आएगा। ये नहीं कि मैंने लेखपाल बता दिया तो यूपीपी, यूपीएसआई सब के लिए हो गया। यूपीपी अपना सिलेबस रखेगी, यूपीएसआई अपना सिलेबस रखेगी, कहाँ, टीयर सेकंड में।
टीयर फर्स्ट सब के लिए एक होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। टीयर फर्स्ट जो है वो मास्टरपीस है, एक बार क्रॉस हो गए 3 साल तक मज़ा लेंगे, और सब के लिए लागू हो गया। ये नहीं कि लेखपाल के लिए अलग से प्री होगा, यूपीपी यूपीएसआई के लिए अलग होगा, वीडियो के लिए अलग होगा। एक बार क्वालिफाई कर लिए 3 साल आनंद कीजिए, ठीक है, आनंद कीजिए इन द सेंस टीयर सेकंड के लिए तैयारी कीजिए, उसी में आनंद ढूंढिए, है ना, उसी में आपका परमानंद छिपा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जो टीयर सेकंड एग्ज़ाम होगा उसमें पाठ्यक्रम सबके लिए अलग अलग रहेगा, वो हमको देखना पड़ेगा। लेखपाल में हिंदी, मैथ, जीके जीएस और ग्रामीण परिवेश आएगा। समझ गए कितने क्वेश्चन होंगे, कितना समय होगा। तो मैं तो मतलब सरकारी आदमी हूँ नहीं, सरकारी आदमी मतलब मैं पेपर बनाने वाला तो हूँ नहीं, न मैं नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर रहा हूँ। तो ये जो प्रश्न है कि कितने प्रश्न होंगे, कितना मिनट होगा, ये सरकार को तय करने दीजिए, उससे हमको क्या मतलब। अच्छा, अगर 120 क्वेश्चन आएंगे तो आप नहीं करेंगे क्या कि सर आप तो बताए थे 100 क्वेश्चन, 120 आ गए, हम इसलिए पेपर छोड़ दिए, ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। 100 की जगह 90 आ गए तो तब भी करेंगे ना। तो जितने क्वेश्चन आना है करना ही है, तो तैयारी हमको करनी है। ये नहीं कि सर आप तो 100 ही क्वेश्चन बताए थे, 120 आ गए इसलिए मेरा मन नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। तो ये प्रश्न ही फालतू का है कि सर समय कितना रहेगा। जितना समय होगा, जितने क्वेश्चन हो गए, हमको करना ही है ऐसे विश्वास के साथ। और ये विश्वास आएगा कैसे? तैयारी करने से आएगा। तैयारी पे मन लगाइए। कितने वैकेंसीज आएंगी सर, आपको कितनी चाहिए? मैंने कहा 8000 वैकेंसी आएगी। सरकार ने कह दिया कुछ दिन बाद संशोधित करके कि 1000 बढ़ गई या 2000 कम हो गई, तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे। मतलब 8000 फॉर्म है, 8000 से एक ज़्यादा हो जाएगी तो फॉर्म नहीं भरेंगे कि एक कम हो जाएगी तो नहीं भरेंगे। तो ये भी मत पूछा करिए आप लोग, कई लोग पूछते हैं, मन में प्रश्न आए लेकिन उसको वहीं कूच दिया करिए कि बताइए मुझको एक सीट से मतलब है ना। आपको एक सीट की वैकेंसी आएगी ना, वैकेंसी आएगी तो ब्लिंक तो रहेगा नहीं, मतलब कि एकदम जीरो वैकेंसी। फॉर्म आएगा, आप लोग फॉर्म भरेंगे लेकिन कुछ नहीं, पेपर देंगे, उस जीरो वैकेंसी है। एक पद की वैकेंसी आएगी ना, वही पद हमको चाहिए। तो 8000 आए चाहे 80,000 आए, उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। कितने क्वेश्चन आएंगे कोई मतलब नहीं, हाँ कितने सब्जेक्ट आएंगे, किस बुक से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, वो हमने लेखपाल से संबंधित प्रश्न, लेखपाल टॉपर के विचार, ऐसे वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। समझ गए ना। फ़िलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद उसी अंतिम सीट के लिए आप प्रयास कर रहे हों, तो 7,882 लगभग 8,000 पदों की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो कुछ लोगों के मन चेहरे खिले होंगे, फूल की तरह मुस्कुराए होंगे। तो वो 7,882 हैं, जो 7,883 सोचे होंगे वो उनके लिए तो संशय होगा, ठीक है। तो लेखपाल के लिए ये पद हैं 7,882। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं सर मैं लड़की हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं भर सकती हूँ कि नहीं, मैं मेल हूँ भर सकती हूँ कि नहीं, मतलब मैं मेल हूँ भर सकता हूँ कि नहीं। तो फीमेल होने से सरकार ने पहले ही संविधान में कह रखा है कि सबको लिंग, जाति, धर्म के आधार पर समानता का अधिकार है। तो जो भी लड़कियां हैं, फीमेल हैं, अपने को मान रही हैं या हैं ही, वो भी भर सकती हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, तो इसमें मैं 2 बात कहूँगा। पिछली बार तो नहीं थी, देखिए, ठीक है, और इस बार रह सकती है, रह सकती है। कुछ लोगों का रहता है सर इंग्लिश मीडियम में पेपर होगा कि हिंदी में होगा, तो पेपर तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहता था, रहेगा, ठीक है। तो लड़कियां भर सकती हैं, हिंदी माध्यम में जो छात्र हैं जिन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, तैयारी की है, वो फॉर्म भर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी भर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, हो सकती है। ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, सरकार अब सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन करा रही है। ऑफलाइन होगा तो भी देना है, ऑनलाइन होगा तो भी देना है। 2015 में ऑफलाइन हुआ था, अब ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। तो पेट के बारे में बढ़िया से आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। कोशिश कीजिए इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझिए और लोगों को बताने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए आपके उत्तम स्वास्थ्य, उज्ज्वल भविष्य और अच्छे आत्मविश्वास के साथ पढ़ने की शुभकामना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।